Hey YouTube, it's AI Enigma here. So this is our 20th session in RotoCat RC Explain series. As usual, I will provide the PDF of the session in the comment section below, so you can try the RC yourself before looking at this solution for clearer understanding of the RC. So I hope you have looked at the RC itself. You have gone through each and every question as well. So उसके कारण एक further clarity मिल जाती है and you can recognize. I would say जैसे ही तुमने जितने भी questions जो तुमने आई होप तुमने कर लिए होंगे, उन क्वेश्चंस के अंदर एक नीचे एक लाइन लिख लेना कि तुमने ये ऑप्शन क्यों चूज़ करा. व्हाट वाज योर थिंकिंग दैट यू मार्क दैट ऑप्शन. फ्यूचर में दैट वुड बी रियली हेल्प व्हेन यू कैन एक्चुअली क्रॉस जज कि क्यों तुम्हारा ऑप्शन जो था, अगर वो सही था तो दैट्स प्रीटी गुड. क्या वो थिंकिंग मेरी थिंकिंग से अलाइन कर रही है, एंड इफ नहीं था तो क्या एरनेस थॉट था या फिर क्या एरनेस कंसेप्ट था जिसके कारण तुमने वो चीज़ को मार्क करना. लिटरली डू दैट एंड यू विल सी कि यू विल प्रोसीड अ लॉट ईजियर. So let's get started. Coral reefs, often called rainforest of the sea, harbor an astonishing diversity of life despite occupying less than 1% of the ocean floor. The ecological significance is matched only by their vulnerability. Author हमको ये बताता है कि coral reefs जो होती हैं, ये इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है कि ये सी के अंदर रेन फॉरेस्ट के जैसे काम करती हैं. ये हार्बर करती हैं एक्सटॉनिशिंग डाइवर्सिटी, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती हैं. और उसके बाद ऑथर ये भी बोलता है कि ऑल्दो ये लेस देन 1% ऑफ द ओशन फ्लोर को ऑक्यूपाई करती हैं, देन ऑल्सो दे आर वेरी डाइवर्स. ऑथर का स्टार्टिंग पॉइंट ये रहता है. ऑथर फिर हमको ये बोलता है कि इनकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो है मैच करती है उनकी वल्नरेबिलिटी से. ये उतने ही ज़्यादा वल्नरेबल है जितने ही ये इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट है. ये ऑथर का टेक है. एट द कोर ऑफ अ रीफ्स वाइटैलिटी लाइज अ फ्रेजाइल सिम्बायोसिस. टाइनी कोरल पॉलिप्स हाउस माइक्रोस्कोपिक एल्गी दैट फोटोसिंथेसाइज, प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर द होस्ट while receiving shelter in return. This interdependence, refined over millennia, has made reefs engines of productivity in nutrient-poor waters. Author फिर हमको एक चीज़ बताता है कि ये जो core है, it the core of reefs vitality. Vitality means life और energy जो होती है ना, vigor, उसको vitality कहते हैं. जो रीफ का जो कोर है ऑफ द वाइटैलिटी इटसेल्फ, ये लाई करता है एक फ्रेजाइल सिम्बायोसिस के अंदर. सिम्बायोसिस विच मीन्स गिव एंड टेक जो रहता है उसके ऊपर ये लाई करता है. टाइनी कोरल जो रहते हैं, जो पॉलिप्स रहते हैं, कोरल के पॉलिप्स रहते हैं, ये हाउस करते हैं माइक्रोस्कोपिक एल्गी को. सो कोरल के पॉलिप्स जो हैं वो एल्गी को हाउस करते हैं, यानी एल्गी को रहने के लिए हेल्प करते हैं, और एल्गी इन रिटर्न उनके लिए खाना बना के प्रिपेयर करती है. विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस इट प्रोवाइड्स देम एनर्जी, फूड फॉर यू कैन से एनर्जी. सो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप ऐसा है कि वी हैव एन एल्गी एंड वी हैव कोरल रीफ. सो कोरल रीफ प्रोवाइड शेल्टर. इसके पास एक कुछ स्पेस होगी, यहाँ पर एल्गी आ जाएगी और ये इसको शेल्टर प्रोवाइड करेगी, और एल्गी इन रिटर्न यू कैन से प्रोवाइड सम एनर्जी. एल्गी जो है वो उससे एनर्जी प्रोवाइड करती है वाया द मीडियम ऑफ फूड, एंड कोरल रीफ प्रोवाइड शेल्टर टू द एल्गी. तो ये एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप इनका होता है. ऑथर देन गोज ऑन टू से कि ये जो रिलेशनशिप है ये रिफाइंड हुआ है मिलेनिया के ऊपर, मतलब बहुत टाइम लगा है, जिसके कारण ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बना है, एंड हैज़ मेड रीफ इंजन्स ऑफ प्रोडक्टिविटी न्यूट्रिएंट पुअर वाटर. और इसी के कारण हम कह सकते हैं कि जो रीफ रहते हैं वो न्यूट्रिएंट पुअर वाटर, ऐसे वाटर जो कि लाइक यू कैन से न्यूट्रिएंट से भरे नहीं हैं, वहाँ पर भी रीफ जो हैं वो अपनी सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द एल्गी जो खाना उनके लिए प्रोड्यूस करती है. येट मतलब कंट्रास्ट कर रहा है ऑथर यहाँ पर, और एक चीज़ बता रहा है, द वेरी डेलिकेसी ऑफ दिस रिलेशनशिप रेंडर्स देम एक्यूटली सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंज. ऑथर बताता है कि ये डेलिकेसी ऑफ द रिलेशनशिप ही है. यहाँ पर एक पैराडॉक्स एक्सप्लेन कर रहा है कि ऑथर उनको बता रहा है कि ये सिम्बायोसिस रियली इंपॉर्टेंट है, बट ये सिम्बायोसिस ही विच मीन्स द डेलिकेट रिलेशनशिप जो उनके पास एल्गी के साथ है, यही उनको रैंडम करता है एक्यूटली सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंज. मतलब ये उनको वल्नरेबल बनाता है इन्वायरमेंटल चेंज के लिए. कैसे, मे भी शायद आगे एक्सप्लेन होगा. द मोस्ट विजिबल थ्रेट इज कोरल ब्लीचिंग ट्रिगर्ड व्हेन राइजिंग सी टेम्परेचर्स स्ट्रेस कोरल्स इनटू एक्सपेलिंग देयर एल्गल पार्टनर्स. तो ऑथर हमको इनका थ्रेट बताता है कि दैट इज़ द एल्गल ब्लीचिंग, जिसके अंदर टेम्परेचर के राइज होने के कारण जो उनका एल्गल पार्टनर्स रहते हैं ये एक्सपेल हो जाते हैं, जो कि टेम्परेचर के राइज करने के कारण होता है. ब्लीच्ड कोरल्स आर नॉट डेड बट देयर एनर्जी सप्लाई कोलैप्सेस लीविंग देम वल्नरेबल टू डिसीज एंड मोर्टालिटी. ऑथर देन गोज ऑन टू से कि ब्लीच कोरल्स एक्चुअली डेथ नहीं होते, मतलब मरे हुए नहीं होते, मर नहीं जाते, बट वो वल्नरेबल हो जाते हैं डिसीज़ के लिए और मोर्टालिटी के लिए, क्योंकि उनकी एनर्जी जो सरप्लस रहती है या फिर एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है वो फुलफिल क्यों नहीं हो पाती, बिकॉज एल्गी वॉज द वन जो उनको फूड सप्लाई कर रही है. टेम्परेचर बढ़ा, एल्गी बाहर निकल गई तो उनकी एनर्जी डिमांड फॉल ऑफ हो गई. साइंटिस्ट वॉर्न दैट मास ब्लीचिंग इवेंट्स वंस रेयर नाउ अकर विद अलार्मिंग रेगुलरिटी. बाय 2015 more than 90% of reefs may face severe annual bleaching, undermining both biodiversity and the livelihood of millions dependent on reef fisheries and tourism. Author then goes on to say कि आज के ज़माने के अंदर हम ये देख रहे हैं कि रीफ ब्लीचिंग जो कि बहुत रेयर इवेंट होता था, आज वो बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है. और ऑथर फिर प्रोजेक्ट कर रहा है कि 2050 तक हम ये देख सकते हैं कि इनकी जो
रीफ कोरल्स जो हैं ये सीवियर क्या कह सकते हैं डिक्लाइन हम देख सकते हैं, जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो सकती है इनकी, और ऐसे लोग जो कि इनके ऊपर डिपेंडेंट है फॉर फिशरीज़ एंड टूरिज्म, रीफ फिशरीज़ एंड टूरिज्म, वो स्ट्रगल कर सकते हैं। सो पहले टॉपिक के अंदर हमको इंट्रोड्यूस करा गया कोरल लीव्स, उनके सिम्बायोसिस के बारे में बात करी। सेकंड टॉपिक के बारे में बताया कि कैसे इन्वायरमेंटल जो है का इफेक्ट पड़ के ये अफेक्ट हो रहा है, मतलब कोरल ब्लीचिंग का टॉपिक हमको सेकंड पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन करा गया। पैराडॉक्सिकली कोरल्स आर नॉट पैसिव विक्टिम्स, सम स्पीशीज एग्जिबिट थर्मल टॉलरेंस, होस्टिंग हीट रेजिस्टेंस algal strains or adapting their physiology to indoor warmer conditions. Author then goes on to say कि paradoxically मतलब यहाँ पर कंट्रास्ट कर रहा है ऑथर, कंट्रास्टिंगली कोरल्स जो है पैसिव विक्टिम्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोरल्स जो हैं वो बस ह्यूमंस जो अत्याचार कर रहे हैं या फिर ह्यूमन जितने भी उनको प्रॉब्लम्स दे रहे हैं वो बस उसको सह रहे हैं। दे आर नॉट पैसिव विक्टिम्स, वो खुद से क्या कह सकते हैं टॉलरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दे एग्जिबिट थर्मल टॉलरेंस विच मीन्स वो हीट को किसी हद तक टॉलरेट कर सकते हैं, जिसके क्यों कैसे वो यू कैन से थर्मल टॉलरेंस को एग्जिबिट कर रहे हैं, बाय होस्टिंग हीट रेजिस्टेंस अल्गल स्ट्रेन्स और अडाप्टिंग देयर फिजियोलॉजी टू इंडोर वार्मर कंडीशंस। इसका मतलब यह है कि वो ऐसे एल्गी को अपने अंदर रख रहे हैं या फिर अपने अंदर हाउस कर रहे हैं जो कि हीट से रेजिस्टेंट है, या फिर वो खुद अडाप्ट हो रहे हैं वार्मर कंडीशंस को। तो इसका मतलब यह है कि दे आर नॉट जस्ट पैसिव विक्टिम्स, दे आर एक्टिवली ट्राइंग टू रेजिस्ट व्हाट इज गोइंग ऑन। Experimental interventions from selective breeding of resilient corals to assisted migration into cooler water suggest that reef may retain a margin of adaptability। उसके बाद ऑथर हमको ये बताता है कि जो यू कैन से सिलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ रेजिस्टेंट कोरल्स, ऐसे कोरल्स जो कि रेजिस्टेंट है टेम्परेचर का, उनको हम सिलेक्टिवली ब्रीड करें, उनको प्रोपोगेट करें, या फिर असिस्टेड माइग्रेशन, या फिर उन कोरल्स को माइग्रेट करें ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा ना हो। ये रिटेन कर सकता है इनकी मार्जिन ऑफ अडेप्टेबिलिटी, ये शायद उनकी अडेप्टेबिलिटी को रिटेन कर सकता है, ये ऑथर का टेक है। येट दीज मेजर्स आर कॉन्ट्रोवर्शियल, ऑथर बोलता है कि ऑल्दो आप ये चीज़ कर सकते हो बट ये मेजर्स जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल है। मूविंग स्पीशीज डिस्टर्ब लोकल इकोसिस्टम, जेनेटिकली अल्टर्स कोरल, रेजेस क्वेश्चंस अबाउट अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। ऑथर देन हमको ये बताता है कि अगर आप स्पीशीज़ को मूव करते हो उसके कारण एक लोकल इकोसिस्टम जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो सकता है, और जेनेटिकली अल्टर्ड कोरल जो है वो क्वेश्चन रेज करते हैं कि उन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुआ अगर आपने किसी कोरल को यू कैन से एग्जांपल के तौर पर अगर एक कोरल वहाँ पे एक नेटिव जगह पे था, उसको आपने वहाँ से हटा के किसी और जगह के ऊपर कर दिया जो कि टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, तो उसके कारण अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। वी आर नॉट सो श्योर, तो मतलब ये चीज़ इतना फुल प्रूफ नहीं है जितनी आपको दिख रही है। द डिबेट रिफ्लेक्ट्स अ ब्रॉडर टेंशन इन कंजर्वेशन बायोलॉजी, वेदर टू प्रिजर्व इकोसिस्टम इन हिस्टोरिकल फॉर्म और टू एक्सेप्ट इंजीनियर्ड फ्यूचर्स एज द ओनली वायबल सर्वाइवल स्ट्रेटजी। अब ऑथर देन यहाँ पर गोज ऑन टू से और हमको बताता है कि ये जो डिबेट है ना, ये एक ब्रॉडर टेंशन के बारे में हाईलाइट करती है। दिस इज नॉट समथिंग विच इज नैरो, दिस इज मच ब्रॉडर देन वी यू कैन से हमने इमीडिएटली जो सोचा था उससे ज़्यादा है बड़ी चीज़ है कंजर्वेटिव बायोलॉजी के अंदर। व्हाट इज दिस डिबेट कि क्या हम उस जो भी लाइफ फॉर्म था या फिर यू कैन से जो भी कोरल रीफ था, हम उसको प्रिजर्व करें इकोसिस्टम के अंदर जैसे वो पहले था 10 साल 15 साल पहले, या फिर एक्सेप्ट करें इंजीनियर्ड फ्यूचर को, कि हम एक्सेप्ट करें ऐसे स्पीशीज़ को जो हम खुद से इंजीनियर कर रहे हैं जो कि उस साइवल क्या कह सकते हैं इन्वायरमेंट के अंदर अडेप्ट कर जाएगा। ये सबसे बड़ी डिबेट का डिस्कशन है। तो इस पैराग्राफ का मेन मुद्दा क्या है? इस पैराग्राफ का मेन मुद्दा ये है कि अब कोरल्स जो है वो पैसिव विक्टिम्स नहीं है, वो अपने आप से कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके कारण उसको अडेप्ट कर सकें, और हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस है बट दे माइट नॉट बी द क्योर फॉर इट, बिकॉज यहाँ पर एक यू कैन से वेरी कंजर्वेटिव बायोलॉजी के अंदर एक डिलेमा आ जाता है या फिर डिबेट आ रही है जो ये बोल रही है कि हम उसको हिस्टोरिकल फॉर्म के अंदर कंजर्व करें या फिर हम जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है उसको एक्सेप्ट कर लें। दैट इज द मेथड ऑथर्स मेन पॉइंट हियर। अनदर चैलेंज लाए इन द मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्ट्रेसर्स। अब एक तो चैलेंज ये हो गया, दूसरा चैलेंज ये है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्ट्रेसर्स बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे पॉइंट जो कि इसको एक्सटिंक्शन तक ले जा रहे हैं, जो इनके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है बहुत डिफरेंट डायरेक्शन से पड़ रहा है। ओशन एसिडिफिकेशन कॉज्ड बाय राइजिंग CO2 लेवल्स वीकन्स कोरल स्केलेटन्स while coastal pollution and overfishing further erode resilience. Conservationists argue that reducing local pressure can buy time, allowing corals to adjust gradually to climate change, but skeptics counter that such incremental measures cannot offset the scale of global warming. ऑथर बताता है कि हमारे पास जो स्ट्रेसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। देन ऑथर उन स्ट्रेसर्स को एक्सप्लेन करता है। ओशन एसिडिफिकेशन हो गया कि ओशन एसिडिफाई हो रहा है, CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है जिसके जो कि कॉज कर रहा है इस ओशन के एसिडिफिकेशन को। वीकन्स कोरल स्केलेटन, इसके कारण ज़्यादा अमाउंट ऑफ CO2 के कारण जो कोरल का स्केलेटन होता है, कोरल रीफ का स्केलेटन होता है, वो वीकन हो जाता है। उसके कारण कोस्टल पोल्यूशन भी यू कैन से कोस्टल पोल्यूशन भी एक फैक्टर है जो कि इन सबको कॉज कर रहा है। ओवर फिशिंग भी एक और फैक्टर है जो कि यू कैन से कोरल के लिए यू कैन से ब्लीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये भी एक कॉज है इन सारी चीज़ों को, स्ट्रेसर है ये कोरल्स के लिए।
ये भी इरोड करता है रेजिलियंस। तो हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स है जो कोरल के लिए क्योंकि से डेट्रीमेंटल है। ऑथर्स फिर ये कंजर्वेशनिस्ट ये बोलते हैं कि आप अगर रिड्यूस करोगे लोकल प्रेशर, आप बस लोकल प्रेशर को रिड्यूस कर दो तो हमारे पास इतना टाइम मिल जाएगा, इट विल बाय टाइम अलाउिंग कोरल्स टू एडजस्ट ग्रेजुअली टू क्लाइमेट चेंज। ऑथर ने पहले बताया था कि वो अडाप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं आप लोकल प्रेशर को हटा दो, उसके कारण कोरल को इतना टाइम मिल जाएगा कि वो अडाप्ट कर पा जाएगा। बट उनके जो अपोनेंट है, मतलब स्केप्टिक्स या फिर क्रिटिक्स जो रहते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं कि आप कितना भी लोकल प्रेशर से यू कैन से हटाने की कोशिश कर लो, जब तक आप ग्लोबल वार्मिंग के बड़े इशू को फिक्स नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। ये उनका मानना है। फॉर देम द फेट ऑफ रीफ्स इज inseparable from the fate of climate policy. Without aggressive cuts to greenhouse gases, no amount of local management will suffice. उनके हिसाब से आप कितनी भी लोकल पॉलिटिक्स को चेंज कर लो या फिर लोकल पॉलिसीज़ को यू कैन से चेंज कर लो, नथिंग ह्यूज विल हैपन जब तक आप ग्रीन हाउस गैसेज जो हमारे पास बिगर जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज, अगर आप उसको नहीं सुधारोगे तो नथिंग गुड विल हैपन। ये उनका मानना है। The plight of reefs thus encapsulates a larger dilemma of the Anthropocene. Can humans steward ecosystem they have destabilized or must they reconcile themselves to irreversible losses? Author then बोलता है कि जो plight of reef है, ये जो उनकी बेसिकली लास्ट plight है रीफ की, ये encapsulate करता है एक बहुत बड़े डिलेमा को। वो डिलेमा जो एंथ्रोपोसीन का है, एंथ्रोपोसीन विच मीन्स इन द एरा ऑफ ह्यूमन। ऑथर बोलता है कि क्या ह्यूमन स्टीवर्ड या फिर मैनेज कर सकते हैं इकोसिस्टम को जो उन्होंने खुद ने डिजिटलाइज करा है, या तो फिर वो एक्सेप्ट करें जो हो रहा है और उस इरिवर्सिबल लॉस को जो उनके साथ होने वाला है उसको वो एक्सेप्ट करें। तो इन दोनों में से क्या ह्यूमन को करना चाहिए? कोरल्स में एंड्योर इन अल्टर्ड कॉन्फिगरेशन फ्यूअर स्पीशीज, न्यू असेंबलेजेस, नॉवल ग्राफिक्स, बट whether such future will retain the ecological and cultural value of reef as we know them remains uncertain. Author then goes on to say कि corals जो होते हैं ये इंड्योर कर सकते हैं अल्टर्ड कॉन्फिगरेशन, जैसे कि हमने कहा कि थर्मल रेजिस्टेंट हो गए, ऐसा कुछ कर सकते हैं। कुछ स्पीशीज़ ऐसी होंगी जो शायद इन अल्टर्ड कॉन्फिगरेशन को इंड्योर कर सकती हैं। कुछ असेंबलेजेस हो गए, नॉवल जियोग्राफीज हो गई, वहाँ पर ये शायद सर्वाइव कर भी जाए। बट हमें एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, बट वेदर सच फ्यूचर विल रिटेन द इकोलॉजिकल एंड कल्चरल वैल्यू ऑफ रीफ। आज तक जिस तरह से इनकी कल्चरल वैल्यू थी और इकोलॉजिकल वैल्यूज जो थी, ये जो नए फॉर्म्ड ऑफ अल्टर्ड कॉन्फिगरेशन है, क्या इस चीज़ को रिटेन कर पाएंगे? ये अभी भी हम नहीं बता सकते, बिकॉज इट रिमेन्स अनसर्टन। द रीफ सर्वाइवल इन शॉर्ट इज लेस देन अ मैटर ऑफ बायोलॉजी अलोन देन द टेस्ट ऑफ पॉलिटिकल विल, एथिकल प्रायोरिटीज एंड कलेक्टिव इमेजिनेशन। ऑथर देन गोज ऑन टू से कि जो रीफ का सर्वाइवल है, अगर शॉर्ट के अंदर मैं बात करूँ, ये लेस अ मैटर ऑफ बायोलॉजी अलोन, ये बायोलॉजी का ही मुद्दा नहीं है, बायोलॉजी का एक मैटर नहीं है, ये पॉलिटिकल विल है। इट्स अबाउट पॉलिटिकल विल, एथिकल प्रायोरिटीज एंड कलेक्टिव इमेजिनेशन। सो ऑथर देन गोज ऑन टू कंक्लूड करता है लास्ट पैराग्राफ के अंदर कि ये जो रीफ की प्रॉब्लम है, ये एक बड़े प्रॉब्लम को डिस्कस करती है, जिसमें हमको ये सवाल पूछना चाहिए खुद से कि क्या ऐसा इकोसिस्टम जिसको हमने खुद ने डिस्टेबलाइज करा है, क्या हम ऐसे इकोसिस्टम के अंदर रिकनसाइल क्या हम उसको ठीक करना चाहते हैं, या फिर हम रिकनसाइल करना चाहते हैं जो भी इरिवर्सिबल लॉस जो कि रीफ के साथ हो रहा है। देन ऑथर गोज ऑन टू से कि रीफ का सर्वाइवल जो है, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ बायोलॉजी इटसेल्फ। इनके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स जैसे कि पॉलिटिकल पैरामीटर, एथिकल पैरामीटर और कलेक्टिव लोगों का जुड़ना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज द पैराग्राफ, वेरी क्लियर कट यू कैन से फ्लो ऑफ आइडिया था। वी स्टार्टेड विद द कोरल रीफ, हमने बताया कि कोरल रीफ के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। देन वी मूव ऑन टू द फिनोमेना ऑफ कोरल बीचिंग। देन आफ्टर हमने कहा कि कोरल बीचिंग में जो कोरल्स हैं, दे आर नॉट अ पैसिव विक्टिम्स, वो भी अपने आप को अडाप्ट कर रहे हैं। और फिर हमने एक चीज़ बताई कि लोकल सिस्टम्स जो हैं, ऑल्दो यू कैन से लोकल सिस्टम्स के कारण हम इसको रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर लोकल सिस्टम जो है इतने यूज़फुल नहीं होंगे अगर हम ग्लोबल पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज को अगर हम यू कैन से अल्टर नहीं करते। क्रिटिक्स ये चीज़ कहते हैं। उसके बाद लास्ट हम कंक्लूड करते हैं विद द एंड पॉइंट कि इसके अंदर पॉलिटिकल विल, एथिकल प्रायोरिटीज और कलेक्टिव इमेजिनेशन की ज़रूरत है। इट्स नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये मतलब ऑथर का यू कैन से फ्लो ऑफ आइडियाज़ था। सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन, वी शुड बी हैंडल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। द सेंट्रल पैराडॉक्स हाईलाइटेड इन द पैसेज इज दैट, व्हाट इज द सेंट्रल पैराडॉक्स जो कि ऑथर ने यहाँ पर हाईलाइट करा है। ऑथर का सेंट्रल पैराडॉक्स, अगर वी कैन से वी आर ट्राइंग टू यू कैन से मैनेज अगर अपन कर रहे हैं, तो सेंट्रल पैराडॉक्स ऑथर का ये है कि हम कोरल्स, हम हमारे कारण, ह्यूमंस के कारण, ऑथर गोज ऑन टू से कि ह्यूमंस के कारण वी आर डिस्टेबलाइजिंग इकोसिस्टम। उस इकोसिस्टम के डिस्टेबलाइज करने के कारण जो कोरल रीफ्स हैं, ये बहुत फ्रेजाइल कंडीशन के अंदर है और ये भी डिस्टेबलाइज हो रही हैं। बट एज इन इटसेल्फ ऑल्दो डिस्टेबलाइज हो रही हैं, खुद को भी बेसिकली क्या कर रही हैं, यू कैन से अडाप्ट कर रही हैं। इवोल्यूशन के कारण इनके अंदर भी इवोल्यूशन हो रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप को अडाप्ट कर रही हैं। पर इनकी जो कल्चरल वैल्यू है, ये क्या इनकी कल्चरल वैल्यू वैसी रहेगी, ये हमें अननोन है। दैट इज समथिंग जो कि ऑथर ने बताने की कोशिश करी। सो लेट्स लुक एट द ऑप्शन एंड वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस प्रीटी इजीली। कोरल रीफ्स टू हाईली डाइवर्स ऑक्यूपाई ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द ओशन फ्लोर। दिस इज नॉट द सेंट्रल पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स नहीं है कि कोरल रीफ जो है वो हाईली डाइवर्स हैं और ये ऑक्यूपाई करती हैं केवल एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द ओशन फ्लोर। दिस इज नॉट द पैराडॉक्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, हेंस नॉट द आंसर। कोरल रीफ्स थ्रू फ्रेजाइल ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट मैकेनिज्म ऑफ अडैप्टेशन एंड रेजिलियंस। एग्जैक्टली, ये हमारे पास एक पैराडॉक्स है कि ऑल्दो ये फ्रेजाइल है,
ये बहुत ज़्यादा फ्रैजाइल है, ये वल्नरेबल है, क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती हैं, बट ये डेमोन्स्ट्रेट करती है मैकेनिज्म ऑफ अडेप्टेशन रेजिलियंस। ये पर ये मैकेनिज्म से इवॉल्व हो रही हैं और अडेप्टेशन और रेजिलियंस इनमें देखा जा रहा है। तो ये हमारे पास डेफिनेटली कंट्रडिक्शन है। कोरल रीफ्स थ्रू थ्रेटन कंटिन्यू टू अट्रैक्ट ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यार ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा मेन मुद्दा नहीं है। इट्स नॉट अबाउट ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी कि वो अट्रैक्ट करिए ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दिस इज नॉट अवर मेन पॉइंट, हेंस नॉट द आंसर। कोरल रीफ्स तो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकली नेग्लेक्टेड। यार पहली बात तो ये है कि ये पॉलिटिकली नेग्लेक्टेड है, ऐसा चीज़ कहीं पे कहानी है, दिस इज़ नॉट बीन मेंशन्ड कि ये चीज़ जो है वो पॉलिटिकली नेग्लेक्टेड है, दिस इज़ नॉट मेंशन्ड। और दूसरा पॉइंट अगर है भी एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये मेन मुद्दा थोड़ी ना है कि ये बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है फिर भी पॉलिटिकली नेग्लेक्टेड है। मेन मुद्दा ये है कि कोरल लीव्स फ्रेजाइल हैं, पर इसके बावजूद ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं मैकेनिज्म जिसके कारण ये अडेप्ट कर सकती हैं और यू कैन से रेजिलियंस शो कर सकती हैं टू द टेम्परेचर इटसेल्फ। ये हमारे पास मेन मुद्दा था, तो हेंस द आंसर टू दिस क्वेश्चन बिकम्स द बी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज फॉर रीफ आर कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज, तो क्यों क्वेश्चन के हिसाब से अगर अपन देख सकते हैं कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज रीफ के लिए कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है, व्हाई इज दैट द कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज आर कॉन्ट्रोवर्शियल। सो लेट्स लुक एट ऑप्शन ए, बी एंड सी एंड डी। जनरली वी विल बी लुकिंग एट, मेरे को कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज के हिसाब से मेरा जो इमीडिएटली पॉइंट क्लिक करता है दैट वाज लोकल, जो लोकल पॉइंट उन्होंने बोला था कि लोकल चीज़ जो है, लोकल प्रेशर जो है उसको हटा के कुछ नहीं होगा, वी हैव टू गो फॉर क्लाइमेट चेंज इटसेल्फ, दैट इज मे बी द थिंग जो कि हम शायद टारगेट करने की कोशिश करेंगे। दे ऑफन रिलाई ऑन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज अवेलेबल डेवलपिंग नेशंस, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी का कोई मेंशन नहीं था, डेवलपिंग नेशन का कोई मेंशन नहीं था, हेंस ए गोज आउट, इट्स एलियन। दे मे इन्वॉल्व अल्टरिंग इकोसिस्टम इज वे दैट कुड क्रिएट अनफोर्सीन सीक्वेंसेस, यस एग्जैक्टली, वो पॉइंट तो था ही था, जहाँ साथ में इन्होंने एक क्वेश्चन और उठाया है। इफ़ वी गो ऑन टू से, ये रहा, दिस इज द पार्ट, यहाँ से क्वेश्चन उन्होंने उठाया कि yet these measures are controversial, moving species disrupt local system, genetically altered course raises questions about unintended consequences। ऐसे consequences हो सकते हैं conservation strategy के अंदर, ऐसी consequences हो सकते हैं जिनमें हमें भी पता नहीं है, so it precisely tackles that angle as well। तो इसमें ये वाला चीज़ हमारे पास बिल्कुल मिल रही है। they focus primarily on tourism revenue rather than ecological resilience, बिल्कुल tourism revenue के बारे में कोई बात ही नहीं है, hence C also goes out। they assume corals are passive victims rather than adaptive organisms। इट इज़ ट्रू कि कोरल्स जो है वो पैसिव विक्टिम्स हैं रादर देन अडैप्टिव ऑर्गेनिज्म, ये तो ठीक है, बट कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज फॉर रीफ आर कंट्रोवर्शियल इसलिए नहीं है क्योंकि वो अज्यूम करते हैं कोरल्स को पैसिव या फिर अडैप्टिव ऑर्गेनिजम्स। कोरल्स पैसिव हैं, अडैप्टिव ऑर्गेनिज्म भी हैं, और हम उनको अल्टर कर रहे हैं। अल्टर करने के कारण कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जिनमें हमें खुद श्योर नहीं है कि इनके कारण क्या रिजल्ट हो सकता है। दैट इज़ द यू कैन से कंट्रोवर्सी है, ये इसलिए कंट्रोवर्सी है क्योंकि वी आर नॉट सो श्योर। हम उनको कोरल्स अडैप्ट भी कर रहे हैं, हम उनको अल्टर कर रहे हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें, बट हमारे अल्टर करने के कारण हम ऐसे फ्यूचर को बना सकते हैं जहाँ पे शायद उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें खुद को नहीं पता है। दैट इज़ वाई इट इज़ यू कैन से वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, हेंस डी ऑल्सो गोज आउट एंड बी इज द आंसर। Question number 3. Which of the following best captures the author's stance on local conservation measures such as pollution control and fisheries management? यहाँ पर वो पॉइंट आएगा लोकल कंजर्वेशन का कि लोकल पॉलिसी आप कितनी भी यू कैन से बढ़ा लो, अब जब तक आप यू कैन से ऑथर गोज ऑन टू से कि अगर आप क्लाइमेट चेंज की जो चीज़ है उसको डील नहीं कर सकते, एंड ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एज वेल, जब तक आप ग्रीन हाउस गैसेज को डिक्रीज नहीं कर सकते तब तक कुछ नहीं होगा, दैट इज ऑथर्स टेक। दे आर लार्जली फ्यूटाइल अनलेस अकम्पनीड बाय ड्रास्टिक क्लाइमेट एक्शन। अब नाउ प्रॉब्लम इज दिस, लार्जली फ्यूटाइल बहुत एक्सट्रीम है, इज ए वे टू एक्सट्रीम। उसने ये नहीं बोला कि लोकल एक्शन जो है, लोकल एक्शन से कुछ भी नहीं होगा, ऐसा मेंशन नहीं करा गया है। इफ़ यू गो ऑन टू द पैसेज इटसेल्फ, या लुक एट दिस, कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी आर रिड्यूसिंग लोकल प्रेशर कैन बाय टाइम, मतलब हेल्पफुल हो सकती हैं। बाय टाइम का मतलब हो सकती हैं कि ये हेल्पफुल हो सकती हैं। अलाउिंग कोस्टल टू एडजस्ट ग्रेजुअली टू क्लाइमेट चेंज, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यूजफुल नहीं है, यूजफुल हैं, बट स्केप्टिक्स काउंटर सच इंप्रूवमेंट कैन नॉट ऑफसेट द स्केल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से जो डिस्ट्रक्शन कर रही है ना, वो डिस्ट्रक्शन को ये उतनी तेज़ी से, उतनी पेस से ऑफसेट नहीं कर पाएंगी या फिर इतनी तेज़ी से रिकवर नहीं कर पाएंगे, हील नहीं कर पाएंगे, ये ऑथर का मानना है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोकल मेजर जो है वो कंप्लीटली यू कैन से यूजलेस है। तो हेंस ए इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। फ्यूटाइल के कारण बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, वो कैब इन्वॉल्व है। बी ऑप्शन, दे कैन टेम्परली स्ट्रेंथन रीफ रेजिलियंस बट आर इनसफिशिएंट ऑन देयर ओन, डेफिनेटली एग्जैक्टली ट्रू। अब यहाँ पर बोलोगे कि स्ट्रेंथन तो बोला ही नहीं है कि वो रीफ की रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करते हैं। इफ़ यू गो ऑन टू से, यहाँ पर मेटाफोरिकल लैंग्वेज का यूज है जो ऑथर यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। ऑथर सेस, ये देखो, कंजर्वेशनिस्ट आर्ग्यू दैट रिड्यूसिंग लोकल प्रेशर कैन बाय टाइम, बाय कर सकते हैं टाइम, क्योंकि ये यहाँ पर कैन बाय टाइम यहाँ पर रेफर कर रहा है दैट दे कैन एक्चुअली स्ट्रेंथन द रेजिलियंस ऑफ द यू कैन से
कोरल्स इटसेल्फ, कोरल्स को बेसिकली स्ट्रेंथन करते हैं कुछ टाइम के लिए, बट वो मैच नहीं कर पाएगा, वो ऑफसेट नहीं कर पाएगा जो डैमेज तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है. हेंस बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. सी एंड डी को देख लेते हैं. दे आर मोर इफेक्टिव देन ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव इन प्रोटेक्टिंग रीफ. यार ये तो बिल्कुल गलत है. वो कहाँ से ज़्यादा इफेक्टिव है? ये चीज़ तो बोली ही नहीं है कि लोकल जो इशूज़ हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं. ऑथर तो खुद बोल रहा है कि ये ऑफसेट नहीं कर सकते ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को. तो हेंस इट इज़ नॉट द आंसर. डी, दे आर मिसलीडिंग बिकॉज दे डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द अर्जेंसी ऑफ कोरल ब्लीचिंग. यार ये मिसलीडिंग है बिकॉज ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं अर्जेंसी ऑफ कोरल ब्लीचिंग. ऐसा तो नहीं है कि पॉल्यूशन एंड फिशरीज मैनेजमेंट जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कोरल ब्लीचिंग के अंदर. वो भी हेल्प करते हैं, बट उतनी जो ऑथर सेइंग कि इससे ज़्यादा वो ऑफसेट नहीं कर पाएंगे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को. हमको ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. ऑथर का ये मानना है. ऑथर कहीं से कहीं तक ये नहीं बता रहा कि आप ना ये पॉल्यूशन कंट्रोल और फिशरीज मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान मत दो, क्योंकि अगर आप इन पर ध्यान दोगे तो आप कोरल ब्लीचिंग से ये मिसलीड कर रहे हैं आपको. ऐसा भी नहीं है. तो ये भी ऑथर का एडवोकेशन नहीं है. तो हेंस बी शुड बी द आंसर. Let's look at the fourth question itself. Which of the following, if true, would most strengthen the skeptic's argument mentioned in the passage? तो skeptics ने क्या आर्ग्यू करा था? Let's go on to the skeptics argument. यहाँ से बहुत क्वेश्चन उठे, 2 क्वेश्चन है. But skeptics counter that such incremental measure cannot offset the scale of global warming. Skeptics का मेजर ये है कि आप कितने भी लोकल प्रेशर से इंक्रीमेंटल मेजर कर लो, आप ग्लोबल वार्मिंग की चीज़ को हैंडल नहीं कर पाओगे. तो हमको ऐसा स्टेटमेंट चाहिए जो कि मोस्ट स्ट्रेंथन करता है. मतलब कुछ और भी स्ट्रेंथन कर सकता है, पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा उनके आर्गुमेंट को कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सबसे बड़ा, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ही आप ग्लोबल वार्मिंग की तरफ टारगेट करो, नॉट लोकल मेजर नहीं. तो लेट्स ABCD को चेक करते हैं. जेनेटिक एक्सपेरिमेंट शो कोरल्स कैन सर्वाइव एक्सट्रीम टेम्परेचर इफ ब्रेड सिलेक्टिवली. यार अगर वो एक्सट्रीम टेम्परेचर सर्वाइव कर भी सकते हैं, अगर ये हमने बोल दिया जेनेटिक एक्सपेरिमेंट देखकर कि वो एक्सट्रीम मेजर जो है वो बेसिकली यू कैन से सर्वाइव कर सकता है अगर उनको सिलेक्टिवली ब्रीड करेंगे, तो ये तो अगेंस्ट हो जाएगा ना. तो फिर तो कितना भी क्लाइमेट चेंज हो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकते हैं. तो ये तो अगेंस्ट हो जाएगा, ये तो वीकन कर रहा है. हैंस ए गोज आउट. हिस्टोरिकल एविडेंस इंडिकेट्स रीफ्स हैव रिपीटेडली अडेप्टेड टू क्लाइमेट शिफ्ट इन द पास्ट. अब ये भी नेगेटिव है. अगर हम बोल रहे हैं कि रीफ ने लगातार क्लाइमेट शिफ्ट के अंदर अडेप्ट करा है, तो क्लाइमेट चेंज एक इशू है ही नहीं ना. अगर ऐसा है तो क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट एन इशू, बिकॉज यू कैन से अब लाइफ में पहले भी अडेप्ट करा है, आज भी अडेप्ट करेंगे. तो हम लोकल चीज़ों के ऊपर ही मेजर करते हैं. क्लाइमेट चेंज तो भैया मैनेज हो जाएगा. तो ये तो बहुत वीकन कर रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं है. क्लाइमेट मॉडल्स प्रोजेक्ट ग्लोबल टेम्परेचर विल राइज बाय 3 डिग्री सेल्सियस डिस्पाइट लोकल कंजर्वेशन एफर्ट्स. एग्जैक्टली सी जो है वो अच्छा खासा स्ट्रेंथन करेगा सेप्टस के आर्गुमेंट को. वो बोलेगा कि आप कितना भी लोकल चीज़ें कर लो, टेम्परेचर तो बढ़ने वाला है. उन्होंने ये बोला क्लाइमेट मॉडल जो है ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री से राइज होगा, भले से आप कितने भी लोकल कंजर्वेशन एफर्ट्स कर लो. तो इसका मतलब ये है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए. तो दैट इज द स्केप्टिक्स आर्गुमेंट, इजंट इट? तो सपोर्ट कर रहा है. तो सी शुड बी द आंसर. लेट्स चेक डी एज वेल. स्टडीज रिवील कोस्टल पोल्यूशन इज द लीडिंग कॉज ऑफ द रीफ कोलैप्स, नॉट वार्मिंग. यार अगर तुम ये बोल दोगे कि कोस्टल पोल्यूशन जो है ये लीडिंग कॉज है रीफ के कोलैप्स का, मतलब कोरल ब्लीचिंग का जो रीज़न है वो कोस्टल पोल्यूशन है, तो वो तो इसको बहुत भयंकर तरीके से वीकन कर देगा इनके आर्ग्यूमेंट को. ये बोल रहे हैं, स्केप्टिक्स का ये मानना है कि यू शुड बी एडवोकेटिंग टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज. जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना वो मेन मुद्दा है. लोकल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस जो है मैटर नहीं करती. अगर आपने ये बोल दिया कि कोस्टल पोल्यूशन ही कॉज कर रहा है, क्या कह सकते हैं, इनकी बीचिंग को, तो ये मैटर का तो ज़रूरी नहीं है ना. ये तो फिर स्केप्टिक्स का कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं बचता. आप लोकल यू कैन से कंजर्वेशन एफर्ट्स पे ध्यान दे दो, अपने आप कोरल ब्लीचिंग अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो मेन कॉज है. तो ये भी गलत है. हेंस इट इज़ नॉट द ऑप्शन. ये तो बहुत ज़्यादा वीकनिंग है. हेंस क्लियरली टू द फोर्थ क्वेश्चन इटसेल्फ शी इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन.